हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेज में। जूलॉजी क्लासेज में हमने प्रीवियस वीडियो में अध्ययन किया था पेट्रामाइज़ोन एवं इसकी बाह्य आकारिकी के बारे में। अर्थात हमने पेट्रामाइज़ोन की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था। आप सब जानते हैं पेट्रामाइज़ोन क्लास साइक्लोस्टोमेटा का एक कॉमन एनिमल है जो कि एक्वेटिक हैबिटेट शो करता है। हम बात करें इस लिविंग एग्नेता जंतु की तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट प्रकार का देखा जाता है, अर्थात अपूर्ण प्रकार का परिवर्तन इनमें देखा जाता है। अतः लार्वावस्था इनमें उपस्थित होती है। इस लार्वावस्था को हम एमोसिट लार्वा कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेट्रामाइज़ोन का एमोसिट लार्वा, इसके जनरल कैरेक्टर्स और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पेट्रामाइज़ोन का जो लार्वा है वो एमोसिट लार्वा है। या मैंने इस एमोसिट लार्वा का एक डिटेल डायग्राम मेंशन किया है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी डायग्राम की सहायता से हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और जनरल कैरेक्टर्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करें पेट्रामाइज़ोन की, तो पेट्रामाइज़ोन जो कि समुद्री जल से नदियों में अंडे देने के लिए पहुंचती है, अर्थात जो समुद्री लेम्प्रे होती है ये अंडे देने के लिए समुद्रों से नदियों में पहुंचती है और नदियों में जाकर ये भोजन लेना बंद कर देती है और नदियों की तली में ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों की सहायता से घोंसले का निर्माण करना प्रारंभ करती है। इसमें नर जंतु इसकी सहायता करता है, अर्थात जो ओरल फनल होती है नर की, उसकी सहायता से छोटे छोटे कंकड़ों को हटाकर एक पिट का फॉर्मेशन कर लिया जाता है, अर्थात नदियों की तली में एक घोंसला इनके द्वारा बनाया जाता है। जब घोंसला कंप्लीट हो जाता है तो उस समय मादा लेम्प्रे नर जंतु के साथ कोपुलेशन का प्रोसेस करती है जिसे हम मैथुन प्रक्रिया कहते हैं। इस कोपुलेशन या मैथुन प्रक्रिया के पश्चात मादा अपनी बॉडी को भींचकर या कंस्ट्रिक्ट करते हुए अंडे देती है। इन अंडों पर नर जंतु के द्वारा शुक्राणु डाल दिए जाते हैं, अर्थात निषेचन की प्रक्रिया बाह्य प्रकार की होती है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है जो कि सामान्यतः जल में होता है। निषेचन के पश्चात घोंसले में दिए हुए अंडों पर मड की एक लेयर बना दी जाती है ताकि ये जल से बहकर अन्यत्र नहीं जा सके, अर्थात मड की लेयर के द्वारा इनको एक निश्चित स्थान पर बनाए रखा जाता है। इस प्रकार अंडों की साइज की हम बात करें तो ये छोटे 1 mm व्यास के होते हैं, अर्थात लगभग 1 mm डायमीटर इनका शेप होता है। अंडे सामान्यतः मध्यम पित्त की प्रकार के होते हैं जो कि पूर्णभंजी प्रकार का विदलन दर्शाते हैं, अर्थात मीजोलेसाइटल प्रकार के एग इनमें देखे जाते हैं जो कंप्लीट प्रकार का पूर्णभंजी विदलन दर्शाते हैं। इनके साथ ही अंडों से 3 से 4 सप्ताह पश्चात एक लार्वावस्था निकलती है जिसे हम एमोसिट लार्वा कहते हैं। अर्थात हम बात करें इनके इनिशियल स्टेज की तो इनिशियल स्टेज में लार्वावस्था बिल्कुल ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी प्रकार की होती है जिसकी लेंथ सामान्यतः 7 mm के लगभग होती है, अर्थात इनिशियल स्टेज में लार्वा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अवस्था दर्शाता है और लगभग 7 mm लेंथ का होता है। धीरे धीरे ये लार्वा वृद्धि करते हुए 1.5 सेंटीमीटर लंबाई में कन्वर्ट हो जाता है और जब ये लार्वा 1.5 सेंटीमीटर लंबाई में कन्वर्ट हो जाता है तो ये घोंसले से हटकर बिल बनाने लगता है, अर्थात ब्रोइंग नेचर शो करता है और रात्रि में
भोजन की तलाश में निकलता है, अर्थात नॉक्चुनल हैबिटेट ये शो करता है। हम बात करें इसी एमोसिट लार्वा के कुछ कैरेक्टर्स की, तो मैंने यहाँ कुछ की पॉइंट मेंशन किए हैं जिसकी सहायता से हम इस एमोसिट लार्वा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हैबिटेट की। हैबिटेट या आवास की बात करें तो पेट्रामाइजोन भी एक्वेटिक हैबिटेट शो करती है और इसका लार्वा भी एक्वेटिक हैबिटेट में हमें देखने को मिलता है। सामान्यतः लार्वा नदियों में पाया जाता है। क्योंकि पेट्रामाइजोन अंडे देने के लिए नदियों में पहुंचती है, तो धीरे धीरे ये नदियों से समुद्रों में भी पहुंच जाता है, अर्थात धीरे धीरे ये नदियों से समुद्रों की ओर प्रवेश करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, शेप साइज। शेप साइज की बात करें तो लार्वा अपनी प्रारंभिक अवस्था में 7 mm लेंथ दर्शाता है, जो कि धीरे धीरे वृद्धि करते हुए 1.5 सेंटीमीटर के लगभग हो जाता है। अर्थात प्रारंभिक अवस्था में ये 7 mm लंबाई का होता है, जो धीरे धीरे वृद्धि करते हुए 1.5 सेंटीमीटर लंबाई का हो जाता है। इस समय लार्वा अवस्था की बात करें तो ये पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी प्रकार की होती है। अर्थात हम लार्वा के शेप साइज की बात करें तो इनकी साइज प्रारंभिक अवस्था में 7 mm होती है और बाद में ये वृद्धि करके 1.5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम बात करें इसके शेप की तो ये वर्म लाइक होता है, साथ में ये इलोंगेटेड होता है, अर्थात कुछ इस प्रकार हमें दिखाई देता है, जो कि सिलेंड्रिकल या इलोंगेटेड स्ट्रक्चर के रूप में होता है, या आप कह सकते हैं वर्म लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। धीरे धीरे ये इलोंगेटेड अवस्था अधिक सिलेंड्रिकल अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। हम बात करें इसके लाइफ स्पेन की या जीवन अवधि की, तो लार्वा का जीवन काल सामान्यतः 7 से 8 साल होता है। अर्थात जो पेट्रामाइजोन का एमोसिट लार्वा होता है, इसकी जीवन अवधि लगभग 7 से 8 वर्ष होती है। अर्थात 7 से 8 वर्ष लार्वा अवस्था में रहने के बाद ये मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण के द्वारा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात इनमें कायांतरण देखने को मिलता है, जो कि एक अधिक एडवांस कैरेक्टर वाले एडल्ट में कन्वर्ट होता है और ये कायांतरण प्रक्रिया के द्वारा 7 से 8 वर्ष के पश्चात पेट्रामाइजोन में बदलता है। हम बात करें इसकी लेंथ की, तो ये मेटामॉर्फोसिस के दौरान 7 से 8 वर्ष में लगभग 17 सेंटीमीटर आकार का हो जाता है। अर्थात जो 1.5 सेंटीमीटर का लार्वा होता है, ये एडल्ट अवस्था आते आते 17 सेंटीमीटर लेंथ का हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, जो कि है बॉडी। बॉडी डिवाइडेशन की बात करें तो इनके शरीर विभाजन को हम 3 स्पष्ट भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि ये इसका हेड रीजन है, ये इसका ट्रंक रीजन हो गया और ये लास्ट इसका टेल रीजन है। अगर हम बॉडी डिवाइडेशन की बात करें तो इस डायग्राम में आपको स्पष्ट रूप से 3 भाग दिखाई दे रहे होंगे। ये इसका हेड रीजन हो गया, ये इसका ट्रंक रीजन है और जो लास्ट में इलोंगेटेड या संकुचित टेल है, ये इसका पूंछ वाला भाग है, अर्थात टेल रीजन है। हम बात करें इसके बॉडी डिवाइडेशन की, तो हेड भाग इसका अस्पष्ट होता है, अर्थात क्लियरली डिफ्रेंशिएट हम इसे नहीं कर सकते हैं। हेड की बात करें तो हेड पर हमें कुछ विशेष संरचनाएं देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें नोस्ट्रिल एंड आईज की, तो हेड के अपर रीजन की तरफ हमें बिल्कुल मध्य में एक नासा छिद्र देखने को मिलता है, जिसे हम नोस्ट्रिल कहते हैं। ये हेड के बिल्कुल मध्य में उपस्थित होता है और इसे हम मध्य नासा छिद्र के रूप में जानते हैं। इनके अलावा हेड के
एंटीरियर पार्ट की तरफ अपर साइड में हमें एक लिप देखने को मिलता है जिसे हम अपर लिप कहते हैं। ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। नीचे की तरफ लोअर लिप उपस्थित होता है और एंटीरियर रीजन में आगे की तरफ ओरल हुड हमें देखने को मिलता है। इस ओरल हुड में हमें विशेष प्रकार के ओरल टेंटिकल्स या बक्कल टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं। इनमें ओरल फनल एब्सेंट होती है। क्योंकि ओरल फनल हमें इसकी एडल्ट अवस्था में देखने को मिलती है। हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, जो कि है एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल इसके ग्रसनी क्षेत्र में देखने को मिलती है, अर्थात जो गिल स्लाइड्स होती है इनके नीचे की तरफ जो फेरिंग्स रीजन होता है, इस फेरिंग्स रीजन में यहां हमें एंडोस्टाइल देखने को मिलती है, जिसका कार्य है श्लेष्मा का स्रावण करना। अर्थात एंडोस्टाइल इनमें उपस्थित होती है, जो एडल्ट स्टेज में थायराइड ग्लैंड के समान कन्वर्ट हो जाती है। तो एंडोस्टाइल इसके फेरिंग्स रीजन में उपस्थित होती है और ये फेरिंग्स के बॉटम में उपस्थित होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें, जो कि है ब्रेंकियल चेम्बर्स। ब्रेंकियल चेम्बर या गिल कोस्ट की बात करें तो इनमें 7 जोड़ी गिल कोस्ट देखने को मिलते हैं, अर्थात ये 7 पेयर गिल कोस्ट उपस्थित होते हैं, जिनमें गिल स्लिट्स या क्लोम दरारें उपस्थित होती है और इन्हीं क्लोम दरारों की सहायता से ये लार्वा रेस्पिरेशन का कार्य करता है। अर्थात गिल स्लिट्स इनमें 7 पेयर्स होती है। इनके अलावा हम बात करें लार्वा अवस्था की, तो लार्वा में लीवर या यकृत, बाइल डक्ट या पित्तवाहिनी, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय हमें देखने को मिलते हैं, जो कि इसके एलिमेंट्री कैनाल में हमें देखने को मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि लार्वा अवस्था में लीवर, बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी शो करता है, जबकि एडल्ट अवस्था में ये तीनों संरचनाएं डिसअपीयर या अदृश्य हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि इनमें जो फूड करंट होती है ये मसल्स के द्वारा उत्पन्न की जाती है, अर्थात जो खाद्य धारा होती है, ये खाद्य धारा इसमें पाई जाने वाली विलंब और ग्रसनी की पेशियों के द्वारा उत्पन्न की जाती है, जिनकी सहायता से ये जल के साथ साथ आए हुए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। अगर हम बात करें एमोसिट लार्वा के भोज्य सामग्री की, तो इनमें भोज्य सामग्री एल्गा और बैक्टीरिया के रूप में देखने को मिलता है, अर्थात शैवाल और माइक्रोब्स या बैक्टीरिया को ये फूड स्टफ के रूप में यूज में लेता है, जो कि इसके खाद्य धारा के द्वारा शरीर के भीतर पहुंचता है। ये खाद्य धारा इसके ग्रसनी और विलंब की पेशियों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें स्टूडेंट्स, तो इनमें एक्सक्रीशन के लिए एक जोड़ी प्रोनेफ्रॉन्स देखने को मिलते हैं, अर्थात जो आदि वर्कक संरचनाएं होती है ये इनमें उत्सर्जन का कार्य करती है और ये एडल्ट स्टेज में मीजोनेफ्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात प्रोनेफ्रॉन्स मीजोनेफ्रॉन्स में बदल जाते हैं इसकी वयस्क अवस्था में। अर्थात लार्वा अवस्था में उत्सर्जन के लिए प्रोनेफ्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स। इनके अलावा हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें या बाह्य संरचना की बात करें, तो आपको यहाँ हेड रीजन दिखाई दे रहा होगा, जिसमें ये अपर लिप है, ये लोअर लिप है, ये ओरल हुड उपस्थित होता है और या ओरल फनल एब्सेंट होती है। ये एडल्ट अवस्था में हमें देखने को मिलती है, जबकि इसके हेड रीजन में अपर साइड में एक रूडिमेंट्री आई या अवशेषी आईज हमें देखने को मिलती है, जो एक जोड़ी होती है और ये अल्प पारदर्शी होती है, अर्थात आप कह सकते हैं कि इनमें देखने की क्षमता नहीं होती है। तो लार्वा अवस्था सामान्यतः ब्लाइंड होती है, क्योंकि इनकी आंखें क्रियाशील नहीं होती है। तो रूडिमेंट्री आईज हमें देखने को मिलती है, जो एक जोड़ी होती है और ये मध्य में नासा छिद्र भी देखने को मिलता है, ये भी अल्प विकसित होता है।
तो अल्प विकसित नासा छिद्र और एक जोड़ी आंखें हमें हेड रीजन में देखने को मिलती है। इनके अलावा गिल स्लिट्स होती है जो कि 7 पेयर्स होती है, ये इसके रेस्पिरेशन में सहायक होती है। हम बात करें ट्रंक रीजन की, तो ट्रंक रीजन पर हमें एक मध्य पृष्ठीय पंख देखने को मिलता है जिसे हम डोर्सल फिन कहते हैं। ये डोर्सल फिन अयुग्मित या अनपेयर्ड होता है, अर्थात इनमें एक अयुग्मित पंख देखने को मिलता है। इनके अलावा इनमें टेल रीजन में कोडल फिन हमें देखने को मिलता है जिसे पुच्छीय पंख कहते हैं। ये पुच्छीय पंख और डोर्सल फिन दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इनके अलावा इनके टेल रीजन के जस्ट पहले हमें एक छोटे से छिद्र के रूप में एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग देखने को मिलती है जो कि एनस के रूप में होती है। अर्थात हम ओवरऑल अगर इस व्यू की बात करें तो ये इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को दर्शाता है और क्लियर तौर पे आप ये कह सकते हैं कि ये पारदर्शी प्रकार का होता है। अतः आप कह सकते हैं कि एमोसिट लार्वा और पेट्रामाइजोन में कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलती है और कुछ विभेदन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम समानता की बात करें तो दोनों का स्ट्रक्चर एक इलोंगेटेड या वर्म लाइक या फिश लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जो कि सिलेंड्रिकल प्रकार का होता है। तो कुछ संरचनाएं इनमें हमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिलती है जो आगे चलकर या तो अदृश्य या हाइड हो जाती है या वेल डेवलप्ड हो जाती है। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने इस लेक्चर के माध्यम से पेट्रामाइजोन जो कि साइक्लोस्टोमेटा क्लास का एक कॉमन एनिमल है, इसकी लार्वा अवस्था जिसे हम एमोसिट लार्वा कहते हैं, इस एमोसिट लार्वा की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और जनरल कैरेक्टर्स के बारे में आज हमने स्टडी की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेज को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसके रिंग बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले दिनों में आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस समय पर मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।